नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। पुस्तक मेला 2023 में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बयान से बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। 12 से 13 अन्य सड़कों को चिन्हित कर उनका भी होगा सौंदर्यीकरण। विपक्ष सांसदों के निलंबन पर इंडिया गठबंधन का हुआ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दी गई जनता को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी। 24 दिसंबर को होगा दून में घेराव। कांग्रेस ने कहा सांसदों का निलंबन केंद्र सरकार की है हिटलरशाही। कांग्रेसियों ने किया गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन। स्कूली बच्चों को सिखाया प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों का संचालन। क्षेत्राधिकारी ने किया हत्या का खुलासा। मंचलों पर कार्यवाही करेगी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। सचिव ने लिया मामले का संज्ञान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा जनपद चंपावत पहुंचे, जहां जानकारी देते हुए प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कार द्वारा आज सुबह 10 बजे रामरतन लाल भगवत शरण अटल उत्कृष्ट आदर्श राज के बालिका इंटर कॉलेज जनकपुर पहुंचे और द्वितीय पुस्तक मेला 2023 के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बयान से एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, कुंवर चैंपियन ने कहा कि पिछले महीने उन्होंने पिरान कलियर से विधानसभा उपचुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। अब उसे संसदीय चुनाव के साथ करने की तैयारी है, इसलिए अब वह विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से गुहार लगाई है कि वह केंद्रीय नेताओं को ये अवगत कराएं कि उन्हें सहारनपुर से संसद का टिकट दिया जाए और वह सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, अध्यक्ष जी से मिलना तो अलग था। मैंने 30 करोड़ के पुल स्वीकृत कराए हैं। उनका शासनादेश हो गया था, लेकिन धनराशि जारी नहीं हो रही थी, तो माननीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा कि वो धनराशि जारी करा दीजिए। कुछ सड़कें मैंने राज्य सेक्टर में दी हुई हैं, मैंने कहा मुख्यमंत्री से कहकर के उसका आदेश करा दीजिए। रही बात मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की, बिल्कुल मैंने कहा था पिछले महीने, मैंने ये कहा था कि अगर मुसलमान वोट को मुतासिर कर सकता है तो सिर्फ कुंवर प्रणव सिंह कर सकता है भारतीय जनता पार्टी में, और कोई नेता नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत है, मंगलौर विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कर दिया। अगर ये चुनाव अब हो जाता है 1 महीने के अंदर, तो केंद्र के नेता जो हैं, अब जैसे जाट समाज है हमारा, वो आजकल बीजेपी से विमुख था, उसमें हमारे श्री संजीव बालियान जी आ जाते, डॉक्टर साहब। गुर्जर समाज में कृष्णपाल गुर्जर जी आ जाते, मुस्लिम्स में हमारे हुसैन साहब आ जाते, सैनी में नायब सैनी जी आ जाते, तो चुनाव का माहौल बन जाता। लेकिन संसदीय चुनाव के साथ अगर चुनाव होगा तो माहौल नहीं बन पाएगा, इसलिए अब मैं नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ता अगर चुनाव जनवरी या फरवरी में होता। 8 और 9 दिसंबर को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देहरादून की 13 सड़कों का सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था, जिससे राजधानी देहरादून स्मार्ट लगने लगी। तो वहीं अब MDDA 12 से 13 अन्य सड़कों को चिन्हित कर रही है, उनको भी इसी तरह स्मार्ट किया जा रहा है। इस बात की जानकारी MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, 13 सड़कों को हमने चिन्हित किया था, उसमें कुछ काम किया है, कुछ अभी और भी सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। बाकी बची हुई और हमने 12-13 सड़कें ली हैं, अब उन पे काम शुरू करेंगे। विपक्ष सांसदों के निलंबन पर इंडिया गठबंधन का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड में भी इंडिया गठबंधन राजभवन तक कूच करने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस भवन में अलग अलग दलों के नेता हजारों की संख्या में एकत्रित हुए। रामनगर में लखनपुर स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों के तहत केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। करना होगा, उसके उपरांत जो भी ब्याज बैंक द्वारा निर्धारित होगा, जैसे 2 समूह का गठन हो गया है और प्रोत्साहन धनराशि केंद्र सरकार द्वारा समय गरीब माध्यम से कौशल। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि जब हम 100 साल गुलामी के आज़ाद हुए हो जाएंगे तो 2047 तक हम इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाएंगे। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में मनाई जा रही है। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में करा था और अब नगर क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम, और इसके बाद फिर आगे भी वन क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम होंगे। तो जो हम कैसे विकसित इस भारत को विकसित राष्ट्रों में लाएंगे, तो उसके लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं
योजनाओं को नीचे धरातल पर उस व्यक्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा है उस तक उन योजनाओं का लाभ मिले, ऐसे गरीबी से ऊपर उठने में रह जाएगा तो हम विकसित नहीं कहलाएंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। उत्तराखंड के तमाम संगठनों ने 24 दिसंबर को देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान रैली बुलाई है। आपको बता दें, हल्द्वानी में मूल निवास पत्र 1950 को लेकर बुद्ध पार्क में कई संगठनों से जुड़े लोगों ने खुली चर्चा की और इस चर्चा में तय किया गया किस प्रकार से देहरादून में सरकार का घेराव किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ पर पूरे कुमाऊं भर का युवा एकत्रित हो रहा है। उत्तराखंड में जो मूल निवास 1950 की मांग लगातार काफ़ी लंबे समय से चली है, उसको लेकर परसों जो देहरादून में घेराव होना है उसको लेकर यहाँ पर सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं और उसी विषय में आज यहाँ पर चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से परसों अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने, उत्तराखंड की आवाज़ को बुलंद करने किस प्रकार से देहरादून जाया जाएगा और अपने हक की लड़ाई को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उसी विषय में यहाँ पर चर्चा। लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं और आने वाली विगत 24 दिसंबर को देहरादून में एक भव्य इसमें मूल निवास स्वाभिमान रैली भी होने जा रही है। तो उसमें हम भी यहाँ पे खुली चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन लोग पूरे कुमाऊं प्रदेश से कौन कौन लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो उसको लेके एक बैठक भी की गई है यहाँ पे। ये चर्चाएं कहाँ हो रही है? जी लगातार हमारी बात चल रही है। पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, अल्मोड़ा, बागेश्वर में हमारे साथी आज वहाँ भी बैठक कर रहे हैं और पूरे कुमाऊं में, देहरादून में तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुमाऊं में यहाँ से भी लोगों को ले जाने के लिए मतलब चर्चा चल रही है। 24 दिसंबर को देहरादून में स्वाभिमान रैली का जो आयोजन हो रहा है, यहाँ से भी हम किस माध्यम से जाएंगे, कौन कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मूल निवास अब हमारी ज़रूरत बन चुका है और मूल निवास हमारा अधिकार है। हम मांग नहीं रहे हैं, अब तक मांगने की मांग चल रही थी, अब मांग नहीं रहे हैं। अब मूल निवास हमारा अधिकार है, हमें दो। मुख्यमंत्री जी का आज भी मीडिया के माध्यम से स्टेटमेंट आया है, एक समिति का गठन किया जाएगा। अब हमें समिति नहीं, एक आदेश दे दीजिए। उत्तराखंड के अंदर हमारा जो अधिकार है मूल निवास 1950 लागू कर दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आके यहाँ अधिकारी बन रहे हैं। उसका कारण है स्थायी निवास। आज स्थायी निवास प्रचलन में है, जिस कारण हम सरकारी नौकरी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। विपक्षी सांसदों के निलंबन मामले पर एक तरफ पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें, हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता सांसदों के निलंबन मामले को लेकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र के जितने स्तंभ मैंने धीरे धीरे इन्होंने ध्वस्त कर दिया और सुरक्षा की इतनी बड़ी जो चूक हुई, उस पर जब आवाज उठाई जाती है, गृह मंत्री से प्रश्न पूछने का प्रयास करा जाता है, तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। आखिरकार वो युवा जो वेल में कूदे, उन्होंने जो टीयर गैस निकाली, अगर वो टीयर गैस की जगह कोई बम होता या सारिन गैस होती तो क्या होता? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या उस समय भी सांसदों का निलंबन होता? या जो लोग लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा मंदिर है, जो हमारी संसद भवन है, वहां पे जब आवाज उठाते, उनकी आवाज दबाने का लगातार जो प्रयास करा जा रहा है, इतना बड़ा लोकतंत्र पे घात आज तक भारत के इतिहास में नहीं है। भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय घोषित आपातकाल है। प्रदर्शन है, आज पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और इंडिया गठबंधन के द्वारा। जिस तरीके से इस जो आज केंद्रीय सरकार है और जिस तरीके से वो आज हरधर्मिता में और जिस तरीके से वो लोकतंत्र के मतलब कि जैसे चिथे कंधे पे तुली हुई है, जिस तरीके से वो इस हरधर्मिता में और तानाशाही में उतारू है। और जो सांसद जो ये एक मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से एक लोकसभा में संसद में एक 4 लोग घुस जाते हैं और कैसे घुसते हैं, सुरक्षा के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, तो वो उसको भी जिसे कहते हैं कि अनुशासनहीनता मानते हैं और वो जिसे कहते हैं कि आपके हमारे सांसदों की सदस्यता को निलंबित कर देते हैं। तो आज पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अपनी हरधर्मिता छोड़े, अन्यथा इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकर्ता पूरे देश में आपके खिलाफ एक आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। आज हम महानगर कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता राज्यसभा एवं लोकसभा में 146 सांसद जो निलंबित कर दिए गए हैं,
वो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद अगर कोई क्वेश्चन करने में उसे अगर निलंबन का सामना करना पड़ता है तो सरासर गलत है। उनका क्वेश्चन सिर्फ यही था कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया, उस पर जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ये पूछना गलत है? इस तरीके से संसद में कुछ लोग बगैर किसी मकसद से कूदे, और इससे पहले भी आंदोलन हुए किसी खास मकसद को लेकर के, ऐसी कार्रवाई पहले भी हुई है, लेकिन अब के जो लोग संसद में आए हैं, कूदे हैं, और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का, कोई उत्तर का, दक्षिण का है, और वो कैसे इकट्ठे हुए और क्यों वहाँ आए, इसके पीछे मकसद क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न है। इस बात पे हमारे सांसद चर्चा चाहते थे, लेकिन उनको एक लोकतांत्रिक तरीके से उस पर चर्चा होने के बजाय, जो हमारी देश का उच्च सदन है वहाँ पर उसकी सुरक्षा की बात होने के बजाय उन सांसदों का निलंबन कर दिया गया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और पूरी कांग्रेस कमेटी इसके खिलाफ प्रदर्शन करे। आज हमने ज्ञापन, कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों द्वारा प्रश्न पूछने पर मोदी सरकार द्वारा निलंबन की कार्यवाही से आक्रोशित नगर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष पीताम्बर दत्त पांडे ने कहा कि मोदी सरकार की ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डू भोज, पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया गया है और संसद में प्रश्न पूछने पर विपक्ष के सांसदों को निलंबन की कार्रवाई इस देश के अंदर इतिहास गवाह है। ऐसा कभी नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसके विरोध में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज हमारे इस जनपद में जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में भी कांग्रेस जनों द्वारा प्रदेश, देश की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का काम अल्मोड़ा में किया गया है। एफएसओ अल्मोड़ा ने अग्निकांड सुरक्षा दृष्टिकोण से महर्षि विद्या मंदिर पपर शैली का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूली बच्चों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन की जानकारी देकर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ये मल्टीपर्पज है, हर किसी आग पे यूज कर सकते हैं। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी, ई। ठीक, ए क्लास में कागज, कपड़ा, ये घास फूस सब ए क्लास में आता है। बी क्लास में आता है आपका लिक्विड फॉर्म की आग, जो पेट्रोल, डीजल, ये खाने का तेल वगैरह जो भी है, ये सब बी क्लास में आती है। सी क्लास में आती है गैस की आग, जैसे गैस सिलेंडर है, उसमें गैस की जो आग है वो इससे बुझा सकते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बीती रात भट्टा कॉलोनी नई बस्ती में नदीम का गला कटा शव घर से बिस्तर पर उठ गई थी। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी, लेकिन मृतक नदीम के पिता हबीब अहमद और उसका बेटा नावेद उर्फ बिट्टू मौके से फरार चल रहे थे, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जिसमें चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने फरार चल रहे मृतक के पिता व उसके बेटे को पतरामपुर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार कर लिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। भाई साहब को बुला लेते सर। में ये कल रात एक सूचना आई जिसमें एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसका एक 25 वर्षीय बेटा है, नावेद उसका नाम है, और उसके द्वारा अपना घर में गला काट लिया गया है। इस सूचना पर पूरी फोर्स हमारी वहाँ मौके पर पहुँची। जब घर पे मौके पे पहुंचने पर जब घटना का मुआयना किया और जब हमने सभी परिस्थितियां देखी तो जो महिला से पूछताछ भी करी तो कुछ उसकी बातों में विरोधाभास था, जिसको और जो बॉडी पड़ी थी उसके आसपास भी कुछ स्ट्रगल मार्क्स भी मौजूद थे,
तो इन सब का मौका मुआयना बारीकी से किया गया, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की गई और उसके साथ ही जब महिला से पूछताछ की गई तो बाद में महिला के द्वारा ही बताया गया कि बेटा उसका गलत संगत में था और लंबे समय से उसको, उसके पूरे परिवार को, पति को और दूसरे बेटे के साथ भी अभद्र व्यवहार करता था, उनको बहुत जलील करता था और उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और नशे में रहने का आदी था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर आज पुनः उनके घर में झगड़ा हुआ था और इन्हीं बातों से परेशान होकर उसके पति और उसके दूसरे बेटे के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसका गला काट दिया गया और इसके घटना होने के बाद वो पिता पुत्र मौके से फरार हो गए और जो महिला थी इसके द्वारा भी उनका साथ दिया गया और इस पूरे प्रकरण को दूसरी तरह से पेश करके पुलिस के सामने एक नई कहानी प्रस्तुत की गई और उनको भागने में इसमें उनकी मदद भी की गई। तो इसके आधार पर मौके पर हमने ये सब जो आला कत्ल बरामद भी किया है, इसमें चाकू उसमें बरामद किया गया है और इसके बाद इसमें थाने पे मुकदमा हमने पंजीकृत किया गया है चौकी इंचार्ज की तरफ से और आज इनको हमने अरेस्ट कर लिया है, तीनों लोगों को, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मायके गई थी, रामनगर में उसका मायका है और वो कल जब घटना की सूचना उसको मिली तो कल रात वो मौके पर लौट आई थी। और दूसरा इसका एक और भाई है, छोटा भाई है, वो उस वक्त घर पे नहीं था जब घटना हुई, वो घर से बाहर था। इनका इस बात पे क्योंकि ये लड़का थोड़ा काफ़ी टाइम से इसी प्रकार की हरकतें कर रहा था, थोड़ा शराब का आदी था और पूर्व में भी अपनी एक पत्नी को ये तलाक दे चुका था शराब के नशे में। फिर उसकी दूसरी शादी हुई थी, 1 साल का इसका बच्चा भी है। उसके बाद इसने अपनी जो दूसरी पत्नी है उसके साथ भी ये मारपीट करता था और अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ भी ये मारपीट करता था, उनके साथ गाली गलौज भी करता था। एक दिन पहले इसने यही सब चीज़ें जब की तो रात भर इनके बीच में ये बात भी हुई थी कि थाने चल के इसकी रिपोर्ट करते हैं, परंतु ये थाने पे नहीं आए। फिर अगले दिन इन्होंने जब ये पुनः इसने आके शराब पी के फिर से घर में लड़ाई झगड़ा अपने छोटे भाई के साथ लड़ना झगड़ना शुरू किया तो आवेश में आकर ये घटनाक्रम हुआ। मंचलों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। कई बार पुलिस द्वारा अभियान चलाए जाने के बाद भी फिर ऐसी घटनाएं होने लगती हैं। वहीं इस गंभीर समस्या को क्षेत्र के पीएलबी राजीव मुरारी के द्वारा जिला प्राधिकरण सचिव के सामने रखा गया, जिसका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवानी पसवोला ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उनके द्वारा क्षेत्र के पीएलबी को इस समस्या की लिखित शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत को देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में कड़े कदम उठाएगी एवं इस समय विधिक सेवा प्राधिकरण व पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अगर ऐसा किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसी घटनाएं, तो आप ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाइए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक होती है, उसमें सभी जो भी ऐसे इश्यूज हैं उनके बारे में एसपी साहब, डीएम साहब मौजूद रहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जज महोदय भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो उसमें इन सभी इश्यूज पे डिस्कस होता है और इनके निराकरण के जो भी स्टेप्स होते हैं वो लिए जाते हैं। वर्तमान में ये सोच रहे हैं हम कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस विभाग समेकित रूप से नशा मुक्ति पे कार्य करें और यदि ऐसी समस्याएं हैं जैसा आप हमारे संज्ञान में ला रहे हैं लड़कियों से छेड़छाड़ की, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक शिकायत भेज दीजिए। इस बारे में भी जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करें। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।